यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। 11th स्टैंडर्ड में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रक स्थिति मान के माप, जिसके अंदर किस का समावेश होता है? मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक। सबसे पहले तो जानेंगे केंद्र स्थिति के माप किसे कहते हैं, उसकी मीनिंग किसे, उसका अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक वस्तु का उत्पादन हम लोग करते हैं, ठीक है, अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग 10 ईयर की 10 ईयर की हमको इंफॉर्मेशन दी है, 10 साल के हमको प्रोडक्शन दिया है, और प्रोडक्शन कितना है 10 साल का अलग अलग दिया है। जैसे कि फर्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन किया हमने, 10 साल का हमको प्रोडक्शन दिया है। चलो इसी करने के लिए चलो 5 साल का ले लेते हैं। 5 ईयर का हमको प्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर ईयर दिया है और यहाँ पर प्रोडक्शन है, ठीक है। कितने ईयर्स? 5 साल, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो प्रोडक्शन 5 साल का हमको दिया है। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन होता है 1000 यूनिट का, दूसरे का 2000 यूनिट का, तीसरे साल कितना 3000 यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, चौथे साल 4000 यूनिट का, पांचवें साल 5000 यूनिट का हम लोग हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पास 5 साल की इंफॉर्मेशन तो है, तो छठे साल हमको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे हमको मैक्सिमम लाभ मिले, यह अंदाजा लगाने के लिए केंद्र स्थिति मान के माप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। छठे साल कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, वह अंदाजित हमको प्रोडक्शन की संख्या या माप हमको मिलती है, ठीक है। आया सबको समझ में? सिंपल भाषा में कहें तो सूचना का एक से ज्यादा समूह के लिए प्रतिनिधित्व करता हुआ मूल्य उस समूह की तुलना करने के लिए और भविष्य के लिए निर्णय लेने के लिए, मैंने बोला ना कि भविष्य के लिए निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग होता है केंद्र स्थिति मान के माप का, ठीक है। तो केंद्र स्थिति मान के माप किसे कहते हैं? कोई सूचना हमको दी है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसका भविष्य के आधार पर हम लोग अंदाज लगाते हैं, उसे केंद्र स्थिति मान के माप कहा जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले एक चैप्टर किया था, उसके अंदर हम लोग जो सूचना जो मिलती थी उसे हम लोग टेबल के फॉर्म में या आलेख के स्वरूप में दर्शाते थे, परंतु उसमें सभी मुद्दों को ध्यान में नहीं लिया जाता। छोटी से छोटी बारीक जो पॉइंट्स होती हैं, मुद्दे होते हैं, उनको ध्यान में केंद्र स्थिति मान के माप में रखा जाता है, तो इसलिए यह सबसे विश्वसनीय माप कहा जाता है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे घर में दैनिक खर्चों के लिए, दूध के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि किस मंथ हमको 12 मंथ होते हैं वर्ष के अंदर, अक्टूबर तक हमने कितना दूध के लिए खर्चा किया, तो 11वें मंथ हमको दूध तक कितना खर्चा होगा वह अंदाज लगाने के लिए भी जिसका उपयोग किया जाता है उसे केंद्र स्थिति मान के माप कहा जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल, एक कंपनी है जो 10 साल से चल रही है, तो 11वें साल कितना प्रॉफिट कमाएगी उसका अंदाज भी हम लोग केंद्र स्थिति मान के माप के द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है। केंद्र स्थिति मान के माप के अंदर हमको क्या क्या सीखना है? 3 चीजें हमको सीखनी है, मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक, जो हम लोग पहले 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा आगे और डिटेल में इसमें दिया गया है। क्या क्या सीखना है हमको? माध्य यानी मध्य, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, माध्यिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, चौथा है तीसरा द्विष्टक या बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मूड, ठीक है। वो वाला मूड नहीं जो इंसान का होता है, ये होता है मूड जो संख्या
9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं और इसको हम लोग अभी और डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं मध्यक के बारे में। माध्यक के बारे में, मध्यक किसे कहते हैं हम जानते हैं इसकी परिभाषा। दिए गए अवलोकनों की संख्या के योग को दिए गए अवलोकनों के से जो भाग करने से जो प्राप्त होता है उसे माध्य या औसत कहा जाता है, जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, x बार के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आज हम मध्य के बारे में सीखेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में 3.1 आज सीखेंगे। जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं वो देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 इसमें मुख्य रूप से दो फॉर्मूला यूज होते हैं। ठीक है, एक सतत आवर्ती के लिए, दूसरा असतत आवर्ती के लिए, वर्गीकृत और अवर्गीकृत के लिए। जैसे कि दो फॉर्मूला इसके अंदर यूज होंगे। फर्स्ट x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। दूसरा अवर्गीकृत या असतत आवर्ती के लिए इसका क्या सूत्र होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f3 इनटू n इनटू i या c इनटू c। ठीक है, यहां पर हम जो मिड वैल्यू निकालेंगे उसको एज्यूम करेंगे एक्टिव सम से उसको गुणा दिखा देंगे एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल और c क्रॉस इंटरवल को कहा जाता है। उसी तरह से सिग्मा x जो भी अवलोकन दिए हैं उनका योग डिवाइड बाय अवलोकनों की संख्या। ठीक है, इसी तरह से 3.1 में हम लोग सीखेंगे कुछ। हमको 3.1 में फर्स्ट सम नंबर 1 क्या दिया हमको, एक नर्सरी में बाए गए पौधे, यानी नर्सरी कौन सी, जो बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं, नर्सरी कौन सी जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और उगाए जाते हैं। तो उसमें पौधों के साप्ताहिक वृद्धि सेंटीमीटर में निम्नानुसार है 1.2, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 और लास्ट है 1.5। कितने नंबर्स हैं टोटल, 10 नंबर हैं। तो पौधों की वृद्धि का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या फाइंड करना है, मीन। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टेट्स में हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट्स में हमको संख्या दी है, क्या क्या दिया है, अलग अलग 1.0, 3.2, 1.0, 3.2, फिर इसके बाद 1.4, 1.9, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.4, 2.1, फिर 1.3, 1.5, 1.3 एंड 1.5। इस तरह से हमको अवलोकन दी है। तो ये समझने इन्फॉर्मेशन दी है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। एन कितने हैं, एन 10, अवलोकन की संख्या कितनी है 10, सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, मध्यक निकालने का, सिग्मा x बार सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x क्या होता है, टोटल अवलोकनों की संख्या डिवाइड अवलोकनों का योग, टोटल अवलोकनों की संख्या। सबको प्लस करते जाएंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको प्लस करेंगे सबको 1.2 और 3.2 आपको करना है और टोटल इसका कितना आएगा 70.17.8 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.78। x बार कितना आया 1.78। ठीक है, आया सबको समझ में, तो बिल्कुल सरल सम था। अभी तो अच्छा सम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया है एक रिले रेस की एक टीम में रिले रेस होती है, उसकी टीम में 4 स्पर्धकों की आयु का माध्य कितना है? 24। एंड नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 4। इसमें से एक्स बार कितना दिया आपको? 24। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या बाद में मालूम हुआ कि स्पर्धक की आयु का वास्तव 27 वर्ष थी। वास्तव में कितनी? 27 साल थी। और उसकी आयु गलत से कितनी ले ली है? 25 लिखी हुई। ठीक है, 27 राइट है, रॉन्ग कितनी है? राइट एक्स कितना है हमारा? 27। रॉन्ग एक्स कितना है? रॉन्ग एक्स कितना दिया हमको? 25। तो उसके आधार पर से हमको क्या करना है? यदि आयु का माध्य 25 वर्ष से अधिक हो, चारों की जो आयु होगी उसका जो लास्ट एक्स बार आएगा वो 25 से ज्यादा हो, तो नियमानुसार स्पर्धा में वो व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता। उनकी आयु को सुधार करने के पश्चात कि क्या स्पर्धा में हिस्सा ले सकता है वो व्यक्ति, हमको बताना है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट तो ये सम था, सम के अंदर इंफॉर्मेशन थी, सॉल्यूशन करेंगे इसका। एक्स बार निकालेंगे, क्या सूत्र आता है? एक्स बार सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, क्या कर दिया है हमको? सिग्मा एक्स तो दिया ही नहीं है, एक्स बार दे दिया 24 और एन कितना है? 4। तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, कितना आएगा? 24 into 4 24। 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 96। ठीक है, तो ये आ गया कुल जो अवलोकन थे, योग कितना है? 96। ये रॉन्ग, ये हमारा अगला रॉन्ग। अभी राइट निकालेंगे। राइट सिग्मा एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? रॉन्ग वाले को ऐड करेंगे, रॉन्ग सिग्मा एक्स, रॉन्ग सिग्मा एक्स। इसके अंदर क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो रॉन्ग एक्स है, रॉन्ग एक्स प्लस राइट एक्स। ठीक है, रॉन्ग एक्स कितना है? 96। सिग्मा एक्स लेस कर देंगे, रॉन्ग वाला कितना है? 25। राइट कितना है? 27। तो कितना आ जाएगा? 2 इसमें डालेंगे 98। राइट सिग्मा एक्स कितना है? 98। अभी क्या करेंगे? हमारा निकल गया, मध्यक निकालना है, तो मध्यक के सूत्र के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा एक्स को। एक्स बार क्या निकलेगा हमारा? 98 डिवाइडेड बाय n 4। तो टोटल कितना निकलेगा हमारा? 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24.5। राइट, ये राइट हमारा राइट सिग्मा एक्स आ जाएगा 24.5। तो अब लिखेंगे स्पर्धक है, उसका मीन जो 25 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो स्पर्धक स्पर्धा में भाग ले सकता है, उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। स्पर्धक स्पर्धा में भाग ले सकता है। इस तरह से ये सब यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया है? एक बड़ी मात्रा में चयन किए गए विविध स्क्रूओं का व्यास निम्नलिखित कोष्टक में दिया है। स्क्रू का व्यास का माध्य क्या करना है? क्या करना है? मीन फाइंड करना है। देखेंगे हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। इससे पहले क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 2। हमको क्या इंफॉर्मेशन दी है? स्क्रू का व्यास x दिया है और
इस ग्रुप की संख्या y दी है। तो कितना दिया, x कितना दिया, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। और f कितना दिया है, 4, 10, 15, 8, 5, 3। ठीक है, x कितना है हमारा, ध्रुवता से होती है 30, 35 से हो रही है, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक है, f का मूल्य फ्रीक्वेंसी कितनी दिया, आवृत्ति कितनी दिया आपको, 4, 10, 15 और 10 और 15। इसके बाद 8, 5, 3, 8, 5 और 3 f दिया है। टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी का कितना आएगा, सिग्मा f आ जाएगा 45। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर कौन सा सूत्र यूज होगा, थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी निकालेंगे x into f, दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, 30 गुणा 4 120, फिर 350, 350, 40 गुणा 15, 40 into 15, 600, 360, 250, फिर 55 into 3, 165, 165। हमारा लास्ट आंसर आएगा कितना, 1845, 1845 हमारा इसका सिग्मा एक्स वाई आएगा। मीन निकालेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, मीन मध्यक निकालना है। तो सिग्मा एक्स एंड एफ डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन कितना है, हम लिख देंगे टोटल सिग्मा एक्स कितना है, 1845 डिवाइडेड बाय एन 45। तो इस तरह से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 1845 को, 45 से टोटल आएगा 41। एक्स बार कितना आया, 41 41 है। ठीक है, तो यहां तक सम कंप्लीट हुआ तीसरा। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस है, क्वेश्चन नंबर 2 और डिस्कस कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी होमवर्क में क्या करना है आपको, होम असाइनमेंट में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 1 to 6, एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बहुत सरल चैप्टर है, आपको थोड़ा ही ध्यान देना है और सब खुद ब खुद होते जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको देखिए, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।